Students, welcome to cost accounting class. Today we will discuss absorption costing. In our previous lecture we had discussed marginal costing. These two techniques are very easiest technique to find out cost of product as well as profits. So let's start with a new topic, that is absorption costing. उसका बेसिक्स मार्जिनल में हमने कहा था कि कुछ अजम्पशंस ली थी, फिर हमने उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को कुछ डिस्कस किया था। एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पे आपके टोटल कॉस्ट में क्या चेंजेस आते हैं आप उसको नोट कर रहे हो, और उस कॉस्ट की वजह से, हाँ जी बेटा, तो बच्चे एक एडिशनल यूनिट की वजह से आपकी कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है और उस चेंज की वजह से अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट्स पे क्या इफेक्ट आ रहा है, उस इफेक्ट को फाइंड आउट करने की टेक्निक को हम कहते थे मार्जिनल कॉस्टिंग। अब आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स थे, जैसे जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड्स, आप बजट में देख सकते थे। आप अलग अलग टेक्निक्स का, जैसे आउटपुट कॉस्टिंग का हम यूज़ कर सकते थे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए आपके पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के साथ साथ अगर उसका प्रॉफिट पे भी इम्पैक्ट जानना है तो बेसिकली दो टेक्निक्स यूज़ होती हैं। फर्स्ट मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसको हम डायरेक्ट कॉस्टिंग भी कहते हैं। दूसरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन का पूरा जो दूसरा नाम है उसको हम कह सकते हैं टोटल कॉस्टिंग या फुल कॉस्टिंग। इस कॉस्ट में आप फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कॉस्ट को लेके चलते हैं, जबकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो इसमें मेन कंसंट्रेशन हमारा वेरिएबल कॉस्ट पे होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एज्यूम किया जाता है कि मार्जिनल कॉस्ट आर इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, दे आर सेम, but in reality variable cost and marginal cost are not same, because in variable costing we just write down the various types of cost which fluctuates according to your level of output. But if I talk about marginal costing, then you have to write firstly your variable cost, then after that you have to write your fixed expenses, fixed overheads, and in variable costing you never determine the effect on profits, but in marginal costing there is a provision to find out or to check out the effect on profit due to changes in output or alteration in production process. अब हम बच्चे कल हमने मार्जिनल स्टार्ट किया था। मार्जिनल के बेसिक्स हमने किए। कुछ मैनेजरियल डिसीजंस लेने के लिए, यानी कि प्रबंधकीय निर्णय लेने के लिए मैनेजरियल डिसीजंस में मार्जिनल कॉस्टिंग आपका काम आता है। जैसे आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है या बना बनाया खरीद के बेचना है, ये सब आप पहले एक बार पढ़ चुके हो, लाइक मेक और बाय डिसीजन। आपको प्रोडक्शन कौन सी टेक्निक से करना है, प्रोडक्शन में कितना चेंज करना है, ऑल्ट्रेशंस बिजनेस में किस तरह से करने हैं, आपको सेलिंग प्राइस कितना रखना है, मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है तो स्टिफ कंपटीशन के अंदर आपको सरवाइव कैसे करना है, अपना सेल्स मिक्स कैसे चेंज करना है, ये सब कल हमने बेसिक्स वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम करेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कॉस्ट को और प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पुरानी टेक्निक है। इस टेक्निक को टोटल या फुल कॉस्टिंग भी कहा जाता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में चाहे आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस हों या वेरिएबल हों, सारे एक्सपेंसेस, सारी कॉस्ट आपकी किसी भी प्रोडक्शन या प्रोसेस के ऊपर फुली इम्प्लीमेंट कर दी जाती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप जब प्राइम कॉस्ट की बात करते हो, सबसे पहले प्राइम कॉस्ट जो हमने बच्चे लास्ट सेमेस्टर में कॉस्ट शीट बनाई थी, उसमें हमने कहा था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बना था प्राइम कॉस्ट। ऐसे ही सेम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सबसे पहले हम सारे डायरेक्ट वाले एक्सपेंसेस उठाएंगे, उसके बेसिस पे हमारी प्राइम कॉस्ट आएगी। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमने फैक्ट्री के एक्सपेंसेस ऐड किए थे, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किए थे, फिर हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आई थी। उसके बाद आपने ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और सबसे लास्ट में हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड किया था। इन सब के बाद लास्ट में आपने टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट किया था कि सारे अलग अलग टाइप के एक्सपेंसेस आइदर दे आर फिक्स्ड और वेरिएबल। इन सबको टोटल करने के बाद आपने कहा था कि टोटल कॉस्ट कितनी है, या तो एक परसेंटेज आपको गिवन था कि इतने % प्रॉफिट आपने रखना है, या फिर आप कहते हो कि लाइक मुझे 1 लाख प्रॉफिट अर्न करना है, 1,50,000 अर्न करना है। ये सब आपको या तो गिवन था या फिर आपको फाइंड आउट करना था। और जो ट्रेडिशनल मेथड से आप प्रॉफिट अब तक निकालते आए हो वो यही करते थे, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, जो बैलेंस आता था वो आपका प्रॉफिट होता था।
अब जब आप किसी टेक्निक का यूज़ करके प्रॉफिट्स निकालना चाहते हो तो आप कहीं ना कहीं डिज़ायर्ड रेट की बात करते हो। जब आप डिज़ायर्ड रेट ऑफ प्रॉफिट को अर्न करना चाहते हो तो उस केस में आपको अपनी लागतों को नियंत्रित करना ज़रूरी है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम कैसे डीलिंग करेंगे? सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और इनकम। इस कॉस्टिंग में आपकी जो टोटल कॉस्ट है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग को इसने फैक्ट्री कॉस्ट के नाम से डिनोट किया है। सेकंड आपकी एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, और थर्ड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्ट्री के सारे कॉस्ट को हम प्रोडक्ट कॉस्ट कहेंगे। कल जो हमने वीडियो आपने अगर देखा है बच्चे, तो उस वीडियो में था कि फिक्स्ड कॉस्ट को हमने पीरियड कॉस्ट बोलना है और वेरिएबल कॉस्ट को हम प्रोडक्ट कॉस्ट कहेंगे। फैक्ट्री में जितने भी आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं उन एक्सपेंसेस को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट कहा जाएगा। इसमें डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एक्सपेंसेस, साथ में फैक्ट्री के वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड फैक्ट्री के ओवरहेड्स, यानी कि फिक्स्ड और वेरिएबल सबको आपको एक साथ लेके चलना है, जबकि मार्जिनल में हम एक साथ लेके नहीं चलते हैं। उसके बाद आप अगर पीरियड कॉस्ट की बात करो, पीरियड कॉस्ट को हमने मार्जिनल में फिक्स्ड कहा था, लेकिन एब्जॉर्प्शन में फुल कॉस्टिंग है, इसमें हम पीरियड कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट को नहीं कहेंगे, बल्कि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चों को हमें यहाँ पे कहना पड़ेगा कि ये है हमारे पीरियड कॉस्ट। उसके बाद बच्चे इसके जो इसका परफॉर्मा बनेगा आप वो देखिए। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपको कैसे करना है? सबसे पहले आप सेल्स लेते हो, सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करते हो। वो कॉस्ट आपको माइनस कैसे करनी है? सबसे पहले सेल्स, उसके बाद आपको कॉस्ट माइनस करनी है। तो कॉस्ट में सबसे पहले क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, फर्स्टली डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, देन एक्सपेंसेस। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमारे पास फैक्ट्री के ओवरहेड्स गिवन है। ये सब पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे, जो 2 कॉलम बनाए हुए हैं। पहले कॉलम में आप सारे एक्सपेंसेस लिखोगे। जब आपने मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दिया, उनके नीचे लाइन लगा के उनका टोटल। उसके बाद फैक्ट्री के खर्चे, एक्सपेंसेस जो आपके फिक्स्ड हुए हैं और जो वेरिएबल है, ये आपको दोनों लेने हैं। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक आप हमेशा ऐड करते थे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते थे, सेम प्रोसेस। अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स, इसका भी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ एक बार इतना सुन लीजिए, जैसे अगर मैं 10,000 यूनिट बनाती हूँ तो मेरे एक्सपेंसेस इतने होते हैं। अगर लाइक मैं कहती हूँ 10,000 बनाती हूँ तो मेरे एक्सपेंसेस 1,00,000 होते हैं। दैट्स ओके। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस में आपको हमेशा पता है कि चाहे आप प्रोडक्शन 10,000 करो, प्रोडक्शन 20,000 करो, या 5,000 करो, या 0 करो, वो एक्सपेंसेस आपके सेम रहेंगे। लेकिन जब आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वर्क कर रहे हो, उस केस में अगर आपको लमसम अमाउंट ना दिया जाके बल्कि पर यूनिट के अकॉर्डिंगली दिया जाए, तो आप ये देखोगे कि इस एडिशनल को बनाने की वजह से एडिशनल फिक्स्ड के कितने एक्सपेंसेस आए हैं, आपको उनको लेना है। उन एक्सपेंसेस को देखना है अंडर एब्जॉर्ब्ड हैं, कम एब्जॉर्ब किए हैं, तो अभी आपको ऐड करना है। ऐड किस में करना है? टोटल कॉस्ट में। अगर आपने ज़्यादा लगा दिए हैं तो आपको टोटल कॉस्ट में से माइनस करना है। उसके बाद आपके पास ग्रोस प्रॉफिट, जैसे आप P&L में जो लिखते हो, ट्रेडिंग और P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसके बाद आप ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे जैसे रेंट, सैलरी, डिस्ट्रीब्यूशन के चार्जेस, आपके पैकेजिंग, आपके एडवर्टीजमेंट के चार्जेस जो P&L के अकॉर्डिंग, सेम उसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो फिक्स्ड हो या वेरिएबल हो, इन दोनों को भी माइनस करने के बाद आपके पास आएगा नेट प्रॉफिट। बच्चे उसके बाद इसके भी एग्जाम्पल करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हमने कल डिस्कस किए थे। अब हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सबसे पहला, ये हमारी एक फुल कॉस्ट है, यानी कि इसमें हमारी चाहे फिक्स्ड कॉस्ट हो, वेरिएबल हो, दोनों ही तरह के एक्सपेंसेस को जितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली चार्ज करते हैं। इसके अकॉर्डिंगली आप प्राइस को बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। सेकेंड, इसमें आप ग्रोस और नेट प्रॉफिट को भी अलग अलग यानी कि डिफ्रेंशिएट करके फाइंड आउट कर सकते हो। थर्ड, कॉस्ट को आप सेपरेट कर सकते हो, जैसे फिक्स्ड और वेरिएबल आपने अलग अलग लिखा, लेकिन आप एक्यूरेटली लिख सकते हो। आप ये कहोगे कि ये फिक्स्ड है, ये वेरिएबल है, लेकिन सेमी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट कहाँ जाएगा? उसके लिए इस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कोई प्लेस नहीं है। उसके बाद क्लैरिफिकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमेशा आपको एफिशिएंट और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन के बारे में बताता है, जैसे एडिशनल यूनिट्स प्रोड्यूस करने पे आपके कितने खर्चे ज़्यादा हुए या कम हुए, दैट इज़ अंडर एब्जॉर्प्शन।
और ओवर एब्जॉर्प्शन। उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग में आप ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन की कहीं पे भी बात नहीं करते थे। ये केस आपका सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आता है, ओवर एब्जॉर्प्शन या अंडर एब्जॉर्प्शन। उसके बाद आप पीरियड और प्रोडक्ट कॉस्ट को भी क्लासीफाई करते हो। जैसे आपके जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं वो आपके प्रोडक्ट कॉस्ट, और अगर आपके सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन या ओवर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस हैं वो आपके पीरियड कॉस्ट, इस तरह से क्लासीफाई किया गया है। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट कहा गया है। आगे डायग्राम आएगा, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स और इन्वेंट्री का आप इसके ऊपर अलग से इनको क्लासीफाई कर सकते हो। जैसे आप कह रहे हो कि अगर हमने स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, जैसे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को भी हम इसमें लिखते हैं, तो उनके ऊपर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स का कितना बर्डन है उसको भी डिनोट किया जाएगा। उसके बाद इस टेक्निक को यूज़ करने से मैनेजर्स को ज़्यादा एफिशिएंटली काम करना पड़ता है, और इस मेथड के अकॉर्डिंग आप एक्रूअल और मैचिंग कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हो। जैसे आपके कितने एक्सपेंसेस आपने पे कर दिए और कितने अभी फ्यूचर में पेबल हैं या टू बी पेड हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशंस, यानी कि इसकी ड्रॉबैक्स क्या हैं। फर्स्ट, इस मेथड में आप इजीली ना तो कंपैरिजन कर सकते हो ना ही कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। आप दोनों ही लागतें ले रहे हो, फिक्स्ड भी वेरिएबल भी, लेकिन इसमें ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन की वजह से एडिशनल यूनिट्स प्रोड्यूस करने की वजह से जो लागत आई है, अगर अंडर एब्जॉर्प्शन है तो आपको ऐड करना पड़ेगा, और अगर ओवर एब्जॉर्प्शन है तो आपको कहीं ना कहीं माइनस करना पड़ेगा, जिस वजह से आपका ये एक टेडियस टास्क हो जाता है, यानी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट बच्चे हमने पहले किया है 50% पे, 80% पे, 90 पे, 100 पे। अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पे बनाते हैं तो हम अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सी लागत आपकी फिक्स्ड है और कौन सी लागत आपकी वेरिएबल है। थर्ड, इंक्लूजन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी आपके मैन्युफैक्चरिंग के डायरेक्टली रिलेटेड खर्चे, हमेशा उनको भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड किया जाएगा, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो वेरिएबल हो। लेकिन अगर आपने प्रोडक्शन किया ही नहीं है तो भी आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमेशा रहते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। उसके बाद मैनेजरियल डिसीजंस आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पे नहीं ले सकते हो, क्योंकि मार्केट में आपको जो सर्वाइव करना है वो आपको वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे आप सर्वाइव कर सकते हो, फिक्स्ड कॉस्ट के बेसिस पे आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते हो, और इसीलिए आपको मैनेजरियल डिसीजंस लेना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। बच्चे इसका एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले आपके पास है मटेरियल लेबर 50 एंड 25। उसके बाद बच्चे रुको, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है बच्चे, तो हम सबसे पहले हमारे पास मटेरियल है 50 रुपीज़ पर यूनिट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। उसके बाद मेरे पास दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर, जो आप अब तक अपनी कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग भी करते आए हो। ये मेरे पास 25 रुपीज़ गिवन है बेटा। इसके बाद बच्चे हमारे पास दिया हुआ है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट की बात करते हैं। मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है। फर्स्ट मटेरियल इज़ 50 रुपीज़ पर यूनिट, और उसके बाद डायरेक्ट लेबर जो हमें दिया हुआ है वो 25 रुपीज़ दिया हुआ है। बच्चे ये आपको क्लियर दिख रहा है या ब्लर है? ब्लर है मैम। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मटेरियल 50 रुपीज़, उसके बाद डायरेक्ट लेबर 25 गिवन है। अब हम आगे कह रहे हैं जो जो आपके पास स्टेटमेंट गिवन है पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन है, वो दिए हुए 20, और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन है जो मेरे पास है 60। अब मुझे जो मेरी कॉस्ट निकालनी है वो मुझे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग निकालनी है। तो एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है? फिक्स्ड और वेरिएबल आपको दोनों को एक साथ लेके चलना है। तो सबसे पहले मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिक्स्ड और वेरिएबल और फिक्स्ड आपके पास फैक्ट्री के ओवरहेड्स दिए हुए हैं। उसके बाद स्टेटमेंट में गिवन है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट। जो आपकी जो स्टेटमेंट मैंने आपको शेयर किया है इसके अकॉर्डिंग इन सब के टोटल को इसने कहा है 50 एंड 25 75, 75 प्लस 80 दैट इज़ 155। 155 ये जो आपके पास आया, ये आया पर यूनिट। कौन से वाला?
ये आया अभी तक आपने जो मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री के यूजेस किए हैं, तो ये मेरे पास आया टोटल फैक्ट्री कोस्ट इक्वल टू 155 रुपीज़ पर यूनिट। हाँ जी सोनाली बोलो। दिख नहीं रहा क्लियर, थोड़ा कैमरा ऊपर करो। अब ठीक है मैम। ओके। तो ये बचे 50, 25, 20 एंड 60। ये आपका टोटल 155, टोटल फैक्ट्री कोस्ट 155 पर यूनिट आ गया। उसके बाद अब मुझे कहा गया है प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन कितनी है 7000 यूनिट्स। उसके बाद सेल्स की बात की जा रही है, सेल्स की है हमने 5000 यूनिट्स की। तो बच्चे क्लोजिंग स्टॉक बचेगा यहाँ पे, गर्ल्स यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक बचना चाहिए कितना 2000 यूनिट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्रोडक्शन गिवन इज 7000 यूनिट्स, सेल्स आर 5000 यूनिट्स। तो आपने बचा कितना 2000 आपका क्लोजिंग स्टॉक में चला जाएगा, उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। आगे सेलिंग प्राइस दे रखा है, ये जो सेल्स की है हमने 5000 यूनिट्स की सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी सेलिंग प्राइस इज 220 रुपीज़ पर यूनिट। कॉस्ट आई है 155। ये सिर्फ फैक्ट्री वाली है, हमें ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन अभी नहीं पता, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता। सेलिंग प्राइस है 220 पर यूनिट। उसके बाद जो स्टेटमेंट में आगे आपको कहा गया है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 80,000 और एडमिनिस्ट्रेशन के 1,20,000, इनको हम बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। बच्चे दिख रहा है आपको क्लियरली? तो सबसे पहले हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग। तो इनकम स्टेटमेंट में हम 1 बाय 1 लिखते चले जाएंगे। 2 आपको कॉलम्स बनाने हैं। सबसे पहले कॉलम में आपको लिखना है आपने टोटल सेल्स कितना किया, सेल्स में से आपको कॉस्ट माइनस करनी है। सबसे पहले आपकी सेल्स कितनी कर रहे हैं हम 5000 यूनिट बेच रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 220, प्राइस 220 गिवन है, ये रहा सेलिंग प्राइस दैट इज 220 पर यूनिट। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना आया बच्चे 11 lakhs। उसके बाद अब हम 1 बाय 1 इसमें से कॉस्ट माइनस करेंगे, तो माइनस करते चले जाओ। अब क्या माइनस करना है, सबसे पहले हमने जितने गुड्स मैन्युफैक्चर किए हैं उसकी कॉस्ट। अब हम यहाँ पे कह देंगे कॉस्ट ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। 1 बाय 1 जैसे जैसे आपको चार्जेस दे रखे हैं, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, मटेरियल का प्राइस है 50, हमने यहाँ 50 लिखा है। तो कितने यूनिट्स बनाई हैं 7000 मल्टीप्लाई बाय 50। डायरेक्ट लेबर का हमने यहाँ 25 लिखा हुआ है, 7000 यूनिट्स बनाई हैं मल्टीप्लाई बाय 25। उसके बाद फैक्ट्री के ओवरहेड्स हैं आपके पास फिक्स्ड और वेरिएबल, आप इनको भी लिख देंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स 20 हैं, 7000 यूनिट्स आपने बनाई हैं मल्टीप्लाई बाय 20। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स 7000 मल्टीप्लाई बाय 60। बच्चे मल्टीप्लाई करके बताते जाओ फटाफट। 7 5 35, 3,50,000, 1,75,000, 1,40,000 और ये 42। इन सब का टोटल कर लीजिए। सात और 2 9 और 1 10, तुम तो टोटल भी नहीं करते। 10,85,000। अब ये आ गया हमारे पास अब तक की लागत, जो हमने ये प्रोडक्शन किया, ये सेल्स थी, ये प्रोडक्शन करके अभी तक हमारी लागत आ गई। लेकिन हमने यूनिट्स तो प्रोड्यूस किए 7000। ब्लर क्यों है? नाउ इज इट क्लियर? थोड़ी बहुत। बच्चे आप सिर्फ एक लमसम सुन लीजिए, आपके पास स्टेटमेंट बुक में आपके पास मैंने PDF में सेंड किया है, आपके पास सारे एक्सपेंसेस गिवन हैं।
आपको सबसे पहले सेल्स लिखना है, सेल्स में से सारे मैन्युफैक्चरिंग वाले एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। उसके बाद आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, उसमें से ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे माइनस कर देंगे। तो सिंपल P&L की तरह आपके पास ये वाले एक्सपेंसेस भी बचेंगे। अब जो लास्ट में आपके पास बचा है वो आपका नेट प्रॉफिट होगा। सेकंड आइए एक बार, उसमें आपका ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन आएगा, वो अपना PDF खोल लो आप उसके लिए। सेकंड इज फॉलोइंग डाटा इज रिलेटेड टू डैश डैश लिमिटेड। नॉर्मल कैपेसिटी है 5000 यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपीज़ पर यूनिट। ओके, एक्चुअल जो हमने प्रोडक्शन किया है, एक्चुअल किया 5400। एक्चुअल तो ज़्यादा कर लिया, हमारी कैपेसिटी तो 5000 की थी, यानी कि 400 यूनिट्स हमने एक्स्ट्रा बना ली। ठीक है, सेल्स की 5000, जब बनाई 54 है तो सेल कर दी 5000। इसका मतलब 400 क्लोजिंग स्टॉक। ओके, आगे आइए। आगे आपके पास दिया हुआ है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स 10,000 पर मंथ। अगर यहाँ तक दिया होता तो दैट्स इट। फिक्स्ड फैक्ट्री के आपको खर्चे दें, सिर्फ फैक्ट्री के 10,000 पर मंथ। तो 10,000 पर मंथ आपको दिए हुए हैं, चाहे आप 5,000 बनाओ, चाहे आप 5400 बनाओ, आपके एक्सपेंसेस सेम रहेंगे। बट आगे कह रहा है और 2 रुपीज़ पर यूनिट एट नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी हमें दी हुई है 5,000 यूनिट्स की, लेकिन हम तो ज़्यादा बना रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी लागत भी बढ़ जाएगी। तो अब मुझे 2 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं 10,000 लेके नहीं चल सकती। अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस है 20,000 पर मंथ। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए कह रहा है एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे। सबसे पहले आपने सेल्स लिखा, 5,000 सेल की है, 20 रुपीज़ सेलिंग प्राइस गिवन है, वो लिख दिया। उसके बाद आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट जो एक्चुअल बनाई है, एक्चुअल आपने कितनी बनाई 54 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज़ पर यूनिट। फिर आपके फैक्ट्री के एक्सपेंसेस 5,000 आपकी नॉर्मल कैपेसिटी है, इसने एक्सपेंसेस का है 2 रुपीज़ पर यूनिट, यानी कि अब मेरे कितने खर्चे आएंगे 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 54 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ 10,800। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, 5400 बनाई है, 5000 सेल किए, यानी कि 400 का मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है। मेरे पास कोई वैल्यू और गिवन नहीं है, कोई आपके पास डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर गिवन नहीं है। तो ये जो अब टोटल लागत आई है फैक्ट्री कॉस्ट वाली, इनके बेसिस पे आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। 64,800 ये वैल्यू है 5400 के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 400, 400 की वैल्यू 64,800 डिवाइड बाय 5400, जो टोटल प्रोडक्शन की आपकी लागत आई है, उसमें से 5,000 आपने सेल कर दी, 400 बची, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 400 के आगे 4800। उसके बाद अब हमारा अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन का केस आता है। फिक्स्ड फैक्ट्री के ओवरहेड्स ऊपर दिया हुआ था 10,000 फिक्स है, लेकिन वो आपके नॉर्मल कैपेसिटी पे हैं। आपका 2 रुपीज़ पर यूनिट के अकॉर्डिंग आएगा अगर आप नॉर्मल कैपेसिटी से ऊपर ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो। इसलिए अब जो इसने चार्ज किया है यहाँ पे, इसने कहा ओवर एब्जॉर्प्शन, हमने ज़्यादा चार्ज कर लिए। कितने ज़्यादा, चाहे मैं 5,000 प्रोड्यूस करूँ, चाहे मैं 5400 प्रोड्यूस करूँ, या मैं 10,000 प्रोड्यूस करूँ, फिक्स्ड लागत आपकी हमेशा फिक्स्ड रहती है, ये आपका रूल होता है। लेकिन यहाँ पे हमने 800 एडिशनल चार्ज किए हैं, तो लागत में से 800 माइनस करती है, इसीलिए ये रूल सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन में है, मार्जिनल में ऐसा कोई रूल नहीं है। आई रिपीट, ऊपर जो हमने फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स लिए हैं, वो जो हमने 10,800 लिए थे 5400 गुना 2, अब यहाँ पे हमने ज़्यादा एक्सपेंसेस चार्ज कर दिए, इसलिए लागत में से उसको माइनस करना पड़ेगा। कॉस्ट आपकी थी 60,000 जो अब तक आई थी, फिर आपने ओवर एब्जॉर्प्शन माइनस किया, 10,800 माइनस 10,000, यानी कि 800 जो आपने एक्स्ट्रा चार्ज किया उससे अपनी लागतें कम कर दी। अगर इसका रिवर्स होता तो मुझे ऐड करना पड़ता, तो 59,200 टोटल कॉस्ट, सेल्स में से इसको माइनस किया, मेरे पास ग्रोस प्रॉफिट। उसके बाद अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस इसने 20,000 स्टेटमेंट में गिवन दे रखे हैं, बचे हुए 20,800 मेरे नेट प्रॉफिट्स बचे। ये था आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इसके बेसिक्स थे। उसके बाद एक डायग्राम आपको दिया हुआ है,
मैम हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन। बच्चे क्लोजिंग स्टॉक आपका 5400 आपने बनाई है यूनिट्स, सेल की है 5000, तो क्लोजिंग स्टॉक बचा 400 का। हमारे पास ना डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है ना लेबर दिया हुआ है, तो सिर्फ एक फैक्ट्री वाले एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, वो आए हैं हमारे 64,800। 64,800 टोटल कॉस्ट है 5400 की, तो 400 की कॉस्ट। अब ठीक है। ओके मैम। उसके बाद आपके पास ये डायग्राम गिवन है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, जो आपकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है। मैन्युफैक्चरिंग की टोटल कॉस्ट, इसको आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्रोडक्ट और पीरियड कॉस्ट में। प्रोडक्ट कॉस्ट को आपने कहा जो आपके डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। ओवरहेड आपके फैक्ट्री वाले फिक्स्ड और वेरिएबल, जैसा भी हमने क्वेश्चन में किया। दूसरे पार्ट पे आते हैं पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट आपके सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव वाले, ये क्लासिफिकेशन करता है आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो एब्जॉर्प्शन में आपने क्या लेना है, आपने इस तरह से अलग से क्लासिफाई करना है। मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे जो आपके फैक्ट्री से डायरेक्टली रिलेटेड है, प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है, उनको अलग रखना है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वालों को अलग रखना है। इसके अपोजिट दूसरा आपका मार्जिनल आता है। मार्जिनल में हमने फिक्स्ड वालों को कहना है पीरियड कॉस्ट और वेरिएबल को हमने कहना है प्रोडक्ट कॉस्ट। जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग में क्लासिफिकेशन करेंगे तो सेम है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या फैक्ट्री ओवरहेड्स, इनको मैंने कहना है सबको वेरिएबल। जैसे डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट आपको जो कॉस्ट दी होती है, मान लो 10 रुपये पर यूनिट है, तो वो 10 रुपीज़ पर यूनिट ही रहेगी, चाहे आप 5000 यूनिट्स बनाओ या आप 10,000 बनाओ या आप 2000 बनाओ, सेम रहेगा। इसीलिए ये वेरिएबल होती हैं। दूसरा फिक्स्ड कॉस्ट, जो आपकी हमेशा आनी ही आनी है, आप सेल करो या ना करो, जिन एम्प्लॉयज़ को आपने रखा है प्रोडक्शन करो या ना करो, वो खर्चे आपके आने ही आने हैं, दैट वुड बी नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद एक कंपैरिजन आएगा दोनों का, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस, वो आपको एक बार अगर स्टडी करोगे तो स्टडी करते ही क्लियर हो जाएगा। मार्जिनल में क्लासिफिकेशन है, एब्जॉर्प्शन में प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है। एब्जॉर्प्शन में ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन की बात की जाती है, मार्जिनल में ऐसी कोई बात नहीं की जाती। ठीक है बच्चे, यहाँ तक ये अब आपका हो गया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्लियर?